दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप हमारी वीडियोस कहां से देख रहे हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम हर्ष है। 4 दिन के बाद मेरी बहन की शादी थी। बावर्ची ने मुझे खाने के सामान की लिस्ट बनाकर दी थी। मुझे जैसे ही ऑफिस से सैलरी मिली, उसमें से थोड़े पैसे और डालकर मैंने लिस्ट के मुताबिक शादी में बनने वाले खाने का राशन लाकर घर में रख दिया था, जिसमें मेरे पूरे 70,000 रुपये खर्च हो चुके थे। मैंने वो सारा सामान स्टोर रूम में रखवा दिया था और अपनी पत्नी से कहा था कि इस सामान में से कोई भी चीज़ घर के इस्तेमाल में मत लेना। अगले दिन मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि आपकी माँ ने स्टोर रूम का सारा सामान अपने छोटे बेटे के घर पहुंचा दिया है। मैं खामोश रहा, लेकिन जब शादी की रात माँ मुझ पर चिल्लाई और कहा कि मेहमानों के लिए खाना तैयार क्यों नहीं हुआ, तब मैंने धीरे से उन्हें एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर सबके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। मैं अपनी बाइक घर के आंगन में खड़ी कर रहा था। साल के आखिरी कामकाज के बाद शरीर पूरी तरह से थक चुका था, लेकिन दिल में एक अजीब सी खामोशी थी। पूरा साल काम की भागदौड़ और देर रात तक ऑफिस में रुकने के बाद मैं बस अपनी बहन की शादी सुकून से कर देना चाहता था। मैं चाहता था कि मेरी बहन इज्जत से अपनी ससुराल पहुंच जाए, उसकी शादी में किसी तरह की कोई कमी ना आए और उसकी ज़िंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे। मेरे घर में मेरी छोटी बहन शिवांगी, पत्नी उषा और एक साल का बेटा नवीन था, और मेरी सौतेली माँ भी थी। सौतेली माँ का एक बेटा भी था जिसकी उन्होंने शादी कर दी थी। मेरे पापा ने जीते जी उसको एक अलग घर खरीद कर दिया था। वो वहीं रहता था, क्योंकि मेरे पापा नहीं चाहते थे कि उनकी दूसरी पत्नी का बेटा हमारे साथ रहा करे। जब वो जिंदा थे, मेरी शादी के कुछ समय के बाद ही उन्होंने सौतेली माँ के बेटे मुकुल की शादी भी करवा दी थी और उसके लिए दूसरे मोहल्ले में एक अलग घर खरीदकर उसको दे दिया था। वो अपने परिवार के साथ वहीं रहता था। इधर सौतेली माँ हमारे साथ हमारे इस घर में रहती थी, जहाँ कभी मेरी अपनी माँ हुआ करती थी। मेरे पिताजी ने उनसे हमारी माँ के मरने के बाद ही शादी कर ली थी। जब हम भाई बहन बहुत छोटे थे, सौतेली माँ अपने साथ मुकुल को लेकर आई थी। मुकुल के साथ कभी हम दोनों भाई बहन की नहीं बनी थी। पिताजी इस चीज़ को महसूस करते थे, इसलिए जब हम जवान हुए तो उन्होंने जल्द ही मुकुल को हमारे घर से अलग कर दिया था। ये सब कुछ सौतेली माँ को पसंद तो नहीं आया था। पिताजी ने उनसे पहले ही बोल दिया था कि अगर तुम चाहो तो अपने बेटे मुकुल के पास रह सकती हो। तुम उसकी माँ भी हो और मेरी पत्नी भी हो, इसलिए जहाँ तुम्हारा मन करे तुम वहाँ रह सकती हो। सौतेली माँ का जहाँ दिल करता वहाँ चली जाती थी। फिर कुछ समय के बाद पिताजी की मौत हो गई। पिताजी के सामने तो सब कुछ ठीक चल रहा था, क्योंकि मेरे पिताजी किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं होने देते थे। सौतेली माँ बहुत चालाक औरत थी। वो शिवानगी के साथ भी कभी-कभी कड़क व्यवहार करती थी, मगर पिताजी ने हमेशा उनको उनके कड़क व्यवहार पर डाँट दिया था। उन्होंने हमेशा अपने बच्चों की साइड ली थी। वैसे तो हम अपनी सौतेली माँ से नफ़रत नहीं करते थे, हम उनको पसंद करते थे, उनकी इज़्ज़त करते थे। लेकिन उन्होंने हमेशा अपने बेटे मुकुल से ही प्यार किया था। उनको लगता था कि उनका सिर्फ़ एक ही बेटा है। हमें वो सौतेला ही समझती थी, लेकिन फिर भी हम दोनों भाई-बहन उनकी बहुत इज़्ज़त करते थे। हमने कभी उनसे ऊँची आवाज़ में भी बात नहीं की थी। पिताजी के मरने के बाद घर की व्यवस्था बहुत ख़राब हो गई थी। मेरी पत्नी भी बहुत मासूम और भोली-भाली थी। जब से पिताजी की मौत हुई थी, सौतेली माँ ज़्यादातर अपने बेटे के घर पर ही रहती थी। यहाँ घर में रहकर मेरी पत्नी और मेरी बहन ही घर का सारा काम किया करती थी। उन्हें कभी घर के काम-काज से कोई मतलब ही नहीं हुआ था। मेरी पत्नी के मुकाबले वो मुकुल की पत्नी को ज़्यादा अहमियत देती थी। पिताजी की मौत को 2 महीने हो गए थे। पिताजी चाहते थे कि वो अपने सामने शिवानगी की शादी कर दें, लेकिन तब तक उसका रिश्ता नहीं लगा था। पिताजी के मरने के 1 हफ्ते के बाद शिवानगी के लिए एक अच्छा रिश्ता आया था। वो लोग जल्दी शादी कर देना चाहते थे। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं अपनी बहन की शादी बिल्कुल ऐसे करूँगा जैसे पिताजी करना चाहते थे। मैं नहीं चाहता था कि शादी में कोई कमी रहे या फिर कोई मुझे ताना दे कि पिता के मरने के बाद बहन की शादी ठीक से नहीं की। मैं अपनी बहन की शादी के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था और अपनी पत्नी से भी कहा था कि घर में ज़रा कम खर्च किया करे। शादी के दिन बहुत ज़्यादा करीब आ गए थे। शादी में अब सिर्फ 4 दिन रह गए थे। मुझे सैलरी के पैसे मिले थे और कुछ पैसे मैंने पहले ही जोड़ कर रखे हुए थे। मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा सा सामान पहले ही लाकर रख देता हूँ,
कुछ ऐसा राशन का सामान जो खराब नहीं होगा, बाकी का सामान शादी वाले दिन ही आ जाएगा। मैंने बावर्ची से लिस्ट बनवा ली थी और लिस्ट लेकर बाजार से सामान खरीद लिया था। वो सारा सामान मैंने स्टोर रूम में सेट करवा दिया था। इस सब में मेरे लगभग 70,000 रुपये खर्च हो गए थे। ये रकम भले ही आप लोगों के लिए बड़ी ना हो, पर मेरे लिए ये मेरी मेहनत का पसीना, मेरी जागी हुई रातें और वो छोटी छोटी ख्वाहिशें थी जिन्हें मैंने पैसे बचाने के लिए नज़रअंदाज किया था। मैंने ये सब कुछ अपनी बहन की खुशी के लिए किया था। मैं उसकी शादी में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता था। पैसा तो मेरे पास अभी और भी था, लेकिन सामान अभी सिर्फ इतना ही आ पाया था। मैं उसका दहेज का सामान भी थोड़ा थोड़ा लाकर इकट्ठा कर रहा था और मैंने अपनी पत्नी को भी बोल दिया था कि तुम शिवानगी से पूछकर उसके लिए उसकी पसंद के कपड़े बाजार से ले आओ। वो लोग भी शॉपिंग कर रही थी। मैंने थोड़े से पैसे सौतेली माँ को भी शॉपिंग करने के लिए दिए थे। मुकुल और उसकी पत्नी को भी बुलाकर उनको पैसे दिए थे कि वो अपनी और अपने बच्चों की शॉपिंग कर लें। मुकुल के पास 2 बेटे थे। मैं मुकुल के परिवार के लिए काफ़ी कुछ करता था, लेकिन फिर भी सौतेली माँ मुझे हमेशा यही ताना देती थी कि आखिर तुम इस घर के बड़े बेटे हो, तुम पर ही सारी जिम्मेदारी है। तुम्हें अपने साथ साथ अपने छोटे भाई का भी ख्याल रखना पड़ेगा। मैं बाजार जाकर सबसे अच्छी क्वालिटी का सामान लेकर आया था, जिसमें ड्राई फ्रूट्स थे, दाल चावल बेसन और भी कई तरह का सामान था। मैंने पैसों की परवाह नहीं की थी, सब कुछ बहुत ध्यान से चुना था, थोड़ी भी लापरवाही नहीं की थी। मैंने अपनी बहन के ससुराल वालों को देने के लिए अलग से गिफ्ट्स का ऑर्डर भी दे दिया था, सिर्फ इसीलिए कि मेरी बहन के ससुराल वालों के साथ साथ उनके साथ आए हुए बाराती भी खुश होकर जाएं और गर्व महसूस करें। घर पहुंचकर मैंने आराम नहीं किया, बल्कि मेहनत के साथ सारा सामान गाड़ी से उतारकर खुद अपने हाथों से स्टोर रूम में रखा और अपनी पत्नी को समझा दिया था कि घर के कामकाज के लिए इसमें से किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाना। ये सारा सामान सिर्फ शादी के लिए है। इस सामान का जितना भी हिसाब था, वो सब मैंने एक छोटी सी डायरी में लिख लिया था। मैं चाहता था कि ऊपर वाला मुझे ढेर सारा पैसा दे और इस दुनिया में जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, वो सब कुछ मैं अपनी बहन को दे दूँ। मगर मैं एक मिडिल क्लास आदमी था, जितना कमाता था उतना ही खर्च कर सकता था, या फिर उसमें से थोड़ा सा बचाकर और जोड़कर। पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी। बेटे की पढ़ाई का खर्चा, पत्नी की ज़रूरतें, घर का राशन, बहन की शादी की जिम्मेदारी और माँ जी की ज़रूरतें भी मैं ही पूरी करता था। वो हर दूसरे तीसरे दिन मेरे पास आकर यही कहती थी। वो मुझसे कहती थी कि हर्ष, तुम्हारी नौकरी तो अच्छी है, तुम तो अच्छा कमा लेते हो। बेटा, मुकुल का काम अच्छा नहीं चल रहा, उसके घर में परेशानी है, थोड़े से पैसे दे दो। जब भी वो मुझे बेटा कहकर मुझसे बात करती थी और पैसे मांगती थी, तो मैं उनको इनकार नहीं कर पाता था। मेरी पत्नी और बहन मुझे मना करती थी। उषा तो कहती थी कि आप पागल हो गए हैं, आखिर कब तक मुकुल को पैसे देते रहेंगे। एक तो माँ जी यहाँ रहकर हमेशा हुक्म चलाती रहती हैं, आपसे पैसे लेकर अपने बेटे और बहू को देती हैं। यहाँ मैं किचन में कुछ अच्छा बनाती हूँ तो तब भी खाना ले जाकर अपने बहू और बेटे को पहुंचा देती हैं। मेरे बेटे के लिए अगर कोई अच्छा सामान घर में आता है, तो उनको मुकुल के बच्चों के लिए भी वही सामान चाहिए होता है। मैंने उषा से कहा, उषा, वो बूढ़ी औरत है, उनका भी तो उनका बेटे के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है, और तुम तो जानती हो कि एक माँ को अपने बेटे और उसके परिवार से बहुत प्यार होता है। हम उन दोनों माँ बेटे के बीच नहीं आ सकते, इसलिए जो भी हो रहा है खामोशी से बर्दाश्त करती रहो। तभी शिवानगी कड़वे अंदाज में बोली, भैया, क्या सारे रिश्ते हम ही निभाते रहेंगे? कभी मुकुल भैया ने तो हमारे लिए कुछ नहीं किया, कभी वो तो हमारी खुशियों का ख्याल नहीं रखते। एक आप ही हो जो सबकी फिक्र करते हो। मुकुल भैया तो किसी की फिक्र नहीं करते और न ही माँ करती है। मैंने उन दोनों को खामोश करवा दिया और कहा, छोड़ो इन बातों को। इस समय शिवानगी की शादी सर पर है। मैं नहीं चाहता कि किसी तरह की बदमज़गी हो, इसलिए सब लोग खुश रहो। मैं खुशी खुशी शिवानगी को विदा करना चाहता हूँ। मेरे समझाने पर वो दोनों खामोश हो गई थी। अगले दिन मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, जब उषा चिल्लाती हुई मेरे पास आई और कहने लगी, हर्ष, जल्दी चलिए, गजब हो गया। मैंने कहा, क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो? उषा बुरी तरह से घबराई हुई थी और हाँफ रही थी। उसने कहा, मैं स्टोर रूम में गई थी, कल जो सारा सामान आपने स्टोर में रखवाया था, वहाँ अब कुछ भी नहीं है। मैंने कहा, पागल हो गई हो क्या? मैंने अपने हाथों से स्टोर रूम में सामान रखा था और अच्छे से ताला भी लगाया था। वो बोली, नहीं, वहाँ अब कोई सामान नहीं है, आप मेरे साथ चलो। आपको विश्वास नहीं होता तो मैं जो अपनी शर्ट के बटन लगा रहा था, उनको अधूरा छोड़कर ही स्टोर रूम की तरफ भागा। मैंने देखा
स्टोर रूम के दरवाजे का ताला खुला हुआ था। मैं स्टोर रूम के अंदर गया था तो वहाँ का सारा सामान गायब था। ये देखकर तो मेरा दिल बैठ गया। मैं तेजी से इधर-उधर देखने लगा। स्टोर रूम के पुराने सामान में वो सामान तलाश करने लगा जो मैं लेकर आया था, लेकिन वहाँ मेरा लाया हुआ सामान नहीं था। ये देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। सब कुछ ऐसे गायब हो गया था जैसे कभी था ही नहीं। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आया। मैंने फिर भी बार-बार पूरे कमरे को तलाश किया, इस उम्मीद पर कि शायद मैं कोई सपना देख रहा हूँ, लेकिन नहीं, स्टोर रूम में मेरा लाया हुआ सामान नहीं था। मैंने उषा से कहा, तुम कब आई थी? उसने कहा, मैं तो सुबह ही आई। जब यहाँ से गुजरी तो स्टोर रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं जल्दी से आपको बताने आ गई। मैंने घूमकर पूरे घर को देखा, बाकी सारा सामान अपनी जगह पर रखा हुआ था। न घर का कुछ और गायब था और ना ही पैसे। बस जो राशन का सामान मैंने स्टोर रूम में रखा था, वही सब गायब था। तब ये ख्याल मेरे दिमाग में बिजली की तरह कूदा और मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडी लहर दौड़ गई। इस घर में मेरी सौतेली माँ भी थी, एक ऐसी इंसान जिनको हर चीज़ के बारे में पता रहता था। उन्हें ये भी पता था कि स्टोर रूम की चाबी कहाँ रहती है। मैं कुछ पल चुपचाप खड़ा रहा, खुद को संभालने की कोशिश करता रहा। शायद कोई गलतफहमी हुई हो, शायद कोई और वजह हो। मैंने उषा से कहा, इस बारे में शिवानगी को कुछ मत बताना और तुम किचन में जाकर अपना काम करो। ज़्यादा शोर शराबा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सौतेली माँ के कमरे में गया। वो वहाँ मौजूद नहीं थी, शायद बाथरूम में नहा रही थी। मेरी नज़र साइड टेबल पर रखे उनके मोबाइल पर गई। मैंने मोबाइल उठाया, उसमें एक मैसेज था जो माँ जी के नंबर से मुकुल के नंबर पर सेंड किया हुआ था, जिसमें लिखा था, बेटा कल सुबह ड्राइवर को गाड़ी लेकर जल्दी भेज देना। हर्ष जो सामान लेकर आया है, मैं वो तुम्हारे घर भेज दूंगी। मैंने वो मैसेज देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा हो। मेरा 70,000 रुपए का सामान, मेरी मेहनत की कमाई, हर वो चीज़ जो मैं चुन चुन कर अपनी बहन की शादी के लिए लाया था, उनकी नज़र में सिर्फ सामान था। मैंने उस स्टोर के सामान को याद किया जिससे स्टोर का कमरा भर गया था। अब स्टोर रूम का कमरा खाली हो चुका था। मेरा दम घुटने लगा। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था कि अब मैं क्या करूँगा। शिवानगी को ये सब पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा करेगी, जिससे घर का माहौल ख़राब होगा। मैं भी सौतेली माँ से कोई सवाल नहीं कर सकता। अब मैं अपनी बहन की शादी के समय पैसों का इंतज़ाम कहाँ से करूँगा, सामान कहाँ से ख़रीद कर लाऊँगा। अभी तो मेरी जान को और भी काम थे। मेरी पत्नी भी समझ गई थी कि ये किसकी हरकत हो सकती है। मेरे समझाने पर वो पूरी तरह से खामोश हो गई थी और अपने काम में लग गई थी। लेकिन मैं जानता था कि उसके दिल में क्या चल रहा होगा। मैंने मोबाइल अपनी जगह पर रख दिया था और सौतेली माँ के कमरे से बाहर निकल आया था। सच कहूँ, अगर मेरी सौतेली माँ ने पहली बार घर के सामान को हाथ लगाया होता, तो मैं शायद खुद को विश्वास दिला देता कि ये सब उनकी गलती है या ना समझी है। लेकिन इस घर में सौतेली माँ के साथ रहते हुए मुझे कई साल गुजर गए थे। इसलिए मैं जानता था कि जब बात उनके बेटे मुकुल की आती है, तो वो सारी हदें खत्म हो जाती हैं। उन्हें हमेशा मुकुल और उसका परिवार ही नजर आता है। थोड़ी देर के बाद मैं अपना बैग लेने के लिए अपने कमरे में गया, तो मेरी पत्नी वहाँ हाथ में नाश्ते की ट्रे लेकर खड़ी हुई थी। उसने कहा, नाश्ता नहीं करेंगे? मैंने कहा, मुझे देर हो रही है, मैं ऑफिस में ही नाश्ता कर लूँगा। उसने दुख भरी आवाज़ में कहा, मैं जानती हूँ ये सब किसने किया है। माँ जी को आपका बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। वो कैसी औरत है? उस औरत को ये समझ नहीं आता कि आप उनकी कितनी इज्जत करते हैं। उनको इतना भी एहसास नहीं हुआ कि आपने वो सारा सामान शिवानगी की शादी के लिए मंगाया था। इसमें तो उनकी भी इज्जत थी, उन्हें सोचना चाहिए था ना। मैंने धीमी आवाज़ में कहा, तुम ज़्यादा परेशान मत हो, मैं कहीं ना कहीं से बंदोबस्त कर लूँगा। वैसे भी माँ ने मुझे बताया था कि बस थोड़ा सा ही सामान वो मुकुल के घर लेकर गई हैं। तुम इतना गुस्सा मत करो। मैं एक बेजान सूखी सी हंसी हंसने लगा। हर बार मैं अपनी पत्नी को ही खामोश करता था, क्योंकि मैं जानता था कि ये समाज मुझ पर आसानी से उंगली उठा देगा। हर कोई यही कहेगा कि बूढ़ी माँ को सौतेली समझते हैं, इसलिए उसकी इज्जत नहीं करते। मेरी बात सुनकर मेरी पत्नी ने कहा, आप सच में पागल हो गए हैं। आप ही उनको इतना मौका देते हैं कि वो आपको बर्बाद करती चली जा रही हैं। अरे मुकुल कोई दूध पीता बच्चा तो नहीं, नौकरी करता है, अपने परिवार का बोझ उठा सकता है, मगर फिर भी उनको आपकी कमाई ही दिखाई देती है। आपको पता है वो सामान पूरे 70,000 रुपए का था। मैंने धीमी आवाज़ में कहा, बस अब बात को ख़त्म करो, इस बात को क्यों बढ़ा रही हो? मैं तुम्हें फिर याद दिला रहा हूँ कि इस बारे में शिवानगी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। वैसे भी माँ जी ने मुझे बताया था कि मुकुल के घर थोड़ी तंगी चल रही है। मुकुल का काम ठीक नहीं चल रहा और उसके बच्चे भी छोटे हैं। माँ जी को उनकी फ़िक्र रहती है, तो इसमें क्या गलत है? वो भी तो उनका बेटा है ना।
उषा अभी कुछ बोलती, मैंने उसे हाथ उठाकर रोक दिया और कहा, मेरे पास अब इन सब बातों के लिए टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर मैं घर से निकल गया। ऑफिस में सारा दिन परेशान रहा और यही सोचता रहा कि अब मैं क्या करूँ। अभी तो मेरे और भी काम करने बाकी हैं। शादी सर पर है। 3 दिन बाद से घर में फंक्शन शुरू हो जाएंगे। अब तक मैं पहले ही बहुत कुछ मुकुल को दे चुका था और अब माँ जी ने यह हरकत करके मुझे और परेशान कर दिया था। उन्होंने चुपचाप इतना ढेर सारा सामान मुकुल के घर भिजवा दिया और मुझसे पूछना भी ठीक नहीं समझा। मैं उनके लिए एक चलती फिरती एटीएम मशीन के अलावा और कुछ भी नहीं था। कभी उन्होंने मुझे अपना बेटा कहकर नहीं पुकारा था। कभी उन्होंने मेरा ख्याल नहीं किया था कि मैं कितनी ज़्यादा मेहनत करता हूँ। आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा? मुझे अपने परिवार को भी तो देखना होता है। उषा बहुत भोली भाली और मासूम थी, लेकिन माँ जी के साथ रहते रहते और उनकी ये हरकतें देखते देखते वो मुझ पर उनकी गलतियों का गुस्सा निकालने लगी है। अब मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। घर में शादी की तैयारी शुरू हो गई थी। सजावट वाला आ गया था। दर्जी के यहाँ से कपड़े सिलकर आ गए थे। उन लोगों को भी पेमेंट करनी थी। अभी मुझे बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी। माँ जी को तो जैसे कोई फिक्र ही नहीं थी, और होती भी क्यों, हम उनके अपने बच्चे थोड़ी थे। हम तो उनके पति के बच्चे थे। तभी तो उन्होंने कभी न मेरा ख्याल किया था और ना ही शिवानगी का। मुझे अपने परिवार की इज्जत बचानी थी और शादी के लिए सामान का कुछ न कुछ बंदोबस्त तो करना ही था। मैं जब घर आया तो देखा कि सजावट वाले ने घर को सजाना शुरू कर दिया था। मेरी पत्नी फिर से मेरे करीब आई और मेरा बैग हाथ में लेते हुए बोली, क्या हुआ? बहुत परेशान लग रहे हैं। मैंने अपना पसीना साफ किया और कहा, नहीं, परेशान नहीं हूँ। तभी मुझे शिवानगी की आवाज़ आई। वो दौड़ती हुई आई और कहने लगी, भैया, दर्जी को पैसे देने हैं, पैसे दे दीजिए। मैंने अपनी मायूसी उसके सामने जाहिर नहीं की। पर्स से पैसे निकाल कर उसे दे दिए तो वो चली गई। उस समय मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मेरी पत्नी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोली, इतने सालों से आप खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करते आ रहे हैं और हमें भी बर्दाश्त करने को कहते हैं, लेकिन अब की बार जो काम माँ जी ने किया है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। मगर मैंने सोच लिया है कि मुझे उनके साथ क्या करना है। शादी में अभी 2 दिन बाकी हैं। कल मेहंदी का फंक्शन है। कल भी सभी मेहमान घर में मौजूद होंगे। आप देखिए कि मैं कल तक क्या करती हूँ। मैंने चौंक कर उषा की तरफ देखा और कहा, क्या करोगी तुम? उसने कहा, देखिए, आपके साथ साथ मैं भी बहुत थक गई हूँ। मैं कितनी बार खाना बनाती हूँ। माँ जी मेरे साथ खाना बनाने में तो मेरी कोई हेल्प नहीं करती। घर का राशन भी इतनी जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है। वो सब कुछ ले जाकर अपने बेटे के घर दे आती हैं। आखिर मैं आपकी पत्नी हूँ और आपकी परेशानी को बहुत अच्छे से समझती हूँ। आपको लगता है कि वो औरत आपकी माँ है, वो आपकी सौतेली माँ है और आपको भी अपना सौतेला बेटा ही समझती है। इसलिए ये सोचना छोड़ दीजिए कि आपको उनकी इज्जत करनी चाहिए। कुछ लोगों को इज्जत हजम नहीं होती। मैंने कहा, अच्छा बस करो। मुकुल के परिवार से कोई भी आए, उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मना मत करना। इस समय शिवानगी की शादी है। मैं किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता। उषा ने कहा कि ठीक है, लेकिन मुझे जो करना है मैं वो करके ही रहूँगी। आप बर्दाश्त करते रहिए, मैं कुछ भी अब बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैंने कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम लोगों के सामने मुझे बदनाम करवाना चाहती हो? उसने कहा, बस मैं थक गई हूँ, मैं दुखी हूँ। आपको देखकर मुझे और भी तकलीफ होती है। मेरा भी परिवार है, मेरा भी बच्चा है। आपने हमेशा अपने सौतेले भाई और माँ के बारे में सोचा। कभी अपने बारे में सोचकर देखिए। मेरे बेटे के लिए भी पूरा भविष्य पड़ा हुआ है। आप उन लोगों के चक्कर में हमारे बच्चे का भविष्य खराब कर रहे हैं। इतना कहकर उषा वहाँ से चली गई, लेकिन मैं वहीं बैठा रह गया। मैं जानता था कि वो बहुत परेशान हो गई है। मेरे परिवार की खामोशी को मेरी कमज़ोरी समझ लिया गया है। कभी अगर मैं मुकुल को पैसे देने से इनकार कर देता तो उसकी पत्नी रोती हुई बच्चों को लेकर हमारे घर आ जाती थी और उदास चेहरा बनाकर रोती हुई आवाज़ में कहती थी कि भैया, मैं बहुत परेशान हूँ, मुकुल का काम नहीं हो रहा, लगता है इस महीने हमारा गुजारा नहीं हो पाएगा। मेरी पत्नी कहती थी कि वो घर से पूरी स्क्रिप्ट याद करके आती है, ये सब नाटक है, ये सब आपस में मिले हुए हैं। लेकिन मैं ये जानता था, लेकिन फिर भी उसके मासूम बच्चों का चेहरा देखकर मैं उसे पैसे दे दिया करता था। एक बार तो मुकुल के छोटे बेटे की बहुत तबीयत खराब हो गई थी। उसके पास इलाज के पैसे नहीं थे। मैंने ही उसके बेटे का इलाज करवाया, क्योंकि माँ जी ने मुझे आधी रात को फ़ोन किया था और वो रो रही थी, कह रही थी कि बेटा, मुकुल के बच्चे को बचा लो। मैंने 10,000 रुपये बिल के ट्रांसफ़र कर दिए थे।
अगली सुबह मैं लंच ब्रेक में अस्पताल भी चला गया था। बच्चे के लिए दूध, डायपर और खाने का सामान लेकर गया था। उस समय मुकुल की पत्नी अनुष्का ने मेरा हाथ पकड़कर आंखों में आंसू भरकर कहा था कि भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ना होते तो पता नहीं मेरे बेटे का क्या होता। फिर कुछ ही दिनों के बाद मैंने अनुष्का को सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट करते हुए देखा। वो किसी नेल आर्ट सैलून में हेयर स्पा और एक नए हैंडबैग के साथ। अपने कैप्शन में लिखा हुआ था, औरतें कितनी भी मुश्किल में हों, उन्हें खुद से प्यार करना छोड़ना नहीं चाहिए। मेरी पत्नी के ऐसे कोई शौक नहीं थे। वो बहुत समझदार और हिसाब से चलने वाली औरत थी। मेरी कमाई और मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मैंने जो पैसे अनुष्का को दिए थे, जो पैसे मुझे लगा था कि एक बच्चे की दवाई के लिए हैं, वो उसकी माँ के संवरने और नए बैग खरीदने के लिए काफ़ी थे। मैंने इस बारे में मुकुल से बात की। उसने सुनकर बस माथे पर बल डाल दिया और बात को टाल दिया। उसने कहा, भैया, आप फोटो देखकर गलत मत सोचिए। वो सच में परेशान थी। मैंने ही उसे कहा था कि वो बाहर जाकर थोड़ा एंजॉय कर आए। और वैसे भी आपकी कमाई तो मुझसे भी अच्छी है। थोड़ा बहुत आप हम गरीबों को भी दे देंगे तो क्या हो जाएगा। अच्छी कमाई? कोई ये नहीं सोचता था कि मैं कितनी मेहनत से कमाता हूँ। मेरा अपना भी परिवार है। मेरे बेटे के, मेरी पत्नी के भी शौक है। मैं अपनी बहन को भी अपनी औलाद समान समझता हूँ। मेरी कमाई पर सबसे पहले उनका हक है। लेकिन मैंने मुकुल से कुछ नहीं कहा था। वैसे भी माजी मुकुल और उसकी पत्नी को हमेशा गरीबी का रोना रोना आता था। दिवाली पर मैं अपने घर के लिए बर्तन खरीदता था तो एक ना एक चीज़ मुकुल के परिवार के लिए भी खरीदता था, क्योंकि ऐसा करने के लिए मुझे माजी कहती थी। पिछले साल भी मैंने दिवाली पर मुकुल की पत्नी को नॉन स्टिक बर्तनों का सेट लाकर दिया था, और जो मैं अपने घर के लिए लेकर आया था। होली पर मैं अपने परिवार के लिए नॉन स्टिक बर्तनों का सेट ले आया तो माँ जी ने किचन से वो सेट उठा लिया और मेरी पत्नी से कहने लगी कि बहू, इस घर में तो तुम गिनती के ही लोग हो। तुम्हें इतने महंगे बर्तनों की क्या ज़रूरत है। कुछ दिनों के लिए इसे मैं अनुष्का को दे देती हूँ। वैसे भी उसके घर मेहमान आ रहे हैं। उसके घर अच्छे बर्तन नहीं हैं। मेरी पत्नी ने कुछ नहीं कहा और खामोशी से उन्हें वो सेट ले जाने दिया, क्योंकि उसे ऐसा करने के लिए मैंने कहा था। एक दिन माँ जी ने किचन से ड्राई फ्रूट्स का डब्बा उठा लिया और मेरी पत्नी से बोली, तुम्हारा पति तो अच्छा कमाता है। मेरे पोते बहुत कमज़ोर हो रहे हैं, उनके लिए ले जा रही हूँ। वैसे भी तुम्हारा बेटा तो ये सब खाता नहीं है। बर्बाद होने से तो अच्छा है कि मैं मुकुल के बच्चों को ये खिला दूँ। कई बार माँ जी को शिवानगी ने भी उनकी इस हरकतों पर टोका था। वो तो उनसे उलझ जाया करती थी। फिर जब रात को मैं घर आता था तो एक महासंग्राम छिड़ जाता था। माँ जी मुझसे रो रो कर शिवानगी की शिकायत करती थी। मैं शिवानगी की तरफ से बोलता तो माँ जी रोना शुरू कर देती थी और कहती थी, अगर तुम्हारे पिताजी जिंदा होते तो मुझे इस घर में तुम लोगों के हाथों जलील होने नहीं देते। अगर मैं माँ जी की तरफ से बोलता तो शिवानगी गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती थी और खाना भी नहीं खाती थी। मैं हंगामे से परेशान था, इसलिए मैंने अपनी पत्नी को कहा हुआ था कि जो कुछ भी माँ जी करती हैं बस उसे खामोशी से देखती रहा करो। लेकिन अब मैं बहुत परेशान था। ऑफिस से घर आया तो देखा माँ जी सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी। शिवानगी अपने कमरे में थी। मेरा बेटा सो रहा था और उषा किचन में खाना बना रही थी। मेरी पत्नी पर बहुत जिम्मेदारियां थी, लेकिन फिर भी वो सब कुछ आसानी से मैनेज कर लेती थी। मैं थका हुआ ऑफिस से घर आया और सोफे पर जाकर बैठ गया। माँ जी ने कहा, आ गए तुम। कैसे चल रही है तुम्हारी बहन की शादी की तैयारी? मैंने बस मामूली सा जवाब दिया, जी सब कुछ ठीक चल रहा है। मेरे दिमाग में अभी भी यही बात थी कि उनका इस तरह से घर का सामान ले जाना कोई अचानक वाला हादसा नहीं था। ये उनकी पूरी प्लानिंग होगी। वो मेरी मेहनत को अपनी जागीर समझने की आदी हो चुकी थी। वो ये मानने लगी थी कि मुझ में मुकाबला करने की हिम्मत नहीं है। उन्हें यकीन था कि मैं जिस तरह शुरू से उनकी इज्जत करता आया हूँ, खामोश रहता आया हूँ, आगे भी ऐसा ही रहूँगा। दूसरी तरफ मेरी पत्नी माँ जी के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रही थी। उसने अपने फ़ोन पर सीसीटीवी फुटेज का ऐप खोला हुआ था, जिससे उसके पास हर घर के आगे का फुटेज आ गया था। उसने मुझे कुछ नहीं बताया, बल्कि उसने तो ठान लिया था कि अब वो खामोश नहीं रहेगी। उसने मुझे कुछ नहीं बताया था, बल्कि उसने तो ठान लिया था कि अब वो खामोश नहीं रहेगी। उसने वो वीडियो क्लिप सेव कर ली थी, जिसमें माँ जी ऑटो रिक्शा ड्राइवर के साथ मिलकर मेरा लाया हुआ राशन का सामान 2 सूटकेस में भरकर ऑटो रिक्शा में रख रही थी। और वो रिक्शा यकीनन मुकुल के घर ही जाने वाला था। अगर कोई सिर्फ इतना ही देखता तो सोचता कि सब कुछ साफ है। माँ जी ने राशन का सारा सामान चुराकर मुकुल के घर पहुंचा दिया था।
मेरी पत्नी के दिल में अभी भी बेचैनी थी। वो जानती थी कि माँ जी इतनी सीधी नहीं थी। वो लालची होने के साथ साथ शिवांगी की शादी का मज़ा भी खराब करना चाहती थी। घर में सब मेहमानों का आना जाना शुरू हो गया था। मुकुल और उसकी पत्नी भी हमारे घर आकर शिफ्ट हो गए थे। उन्होंने घर की हर चीज़ में घुसना शुरू कर दिया था। अनुष्का की आदत थी कि वो मेरी पत्नी के सामान में घुसती रहती थी और मेरे बेटे के खिलौने भी बिना इजाज़त के अपने बच्चों को खेलने के लिए दे दिया करती थी। यही कहती थी कि ये घर भी हमारा है। मेरी पत्नी ने अभी भी हार नहीं मानी थी। इधर मुकुल का पूरा परिवार हमारे घर में था। उसने चुपके से अनुष्का के पर्स से उससे घर की चाबी निकाली और वो ये देखने के लिए कि आखिर ये सामान का क्या हो रहा है, वो बाजार के बहाने से शाम के टाइम पर घर से निकल गई। मुकुल का घर आगे वाले मोहल्ले में था। सीढ़ियाँ तंग थी, दीवारों पर सीलन थी, लेकिन दरवाजे पर रंग बिरंगी लाइट्स लगी हुई थी, जैसे जबरदस्ती अमीरी दिखाने की कोशिश की जा रही हो। वो घर के दरवाजे तक पहुंची। उसने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल होते ही घर में इधर उधर देखा। फिर वो किचन में गई। किचन में भी सामान कहीं नहीं था। वो जब बेडरूम में गई तो उसने देखा कि दो बड़े बड़े ब्रीफकेस रखे हुए थे। उन ब्रीफकेस में ही सामान यहाँ तक पहुंचा था। कमरे के अंदर एक छोटा सा स्टोर रूम बना हुआ था। उसने जैसे ही वो स्टोर रूम खोला तो राशन का सारा सामान जिस तरह से सील पैक था, इसी तरह से स्टोर रूम में रखा हुआ था। मेरी पत्नी ने अपना मोबाइल निकालकर जल्दी से उस सारे सामान की वीडियो बना ली। उसके पास एक और पक्का सबूत आ गया था। घर में सबको यही पता था कि उषा बाजार गई है, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि वो सबूत इकट्ठे कर रही है। वो घर का ताला वैसे ही लगाकर बिना पीछे पलटे निकल आई थी। आज मेरी बहन की हल्दी की रस्म थी और कल शादी। पूरा घर रोशनी में नहाया हुआ था। मैंने मजबूरन अपने ऑफिस से लोन ले लिया था और अब की बार सामान लेकर मैं घर नहीं आया था, बल्कि डायरेक्ट बावर्ची को ठेका दे दिया था कि वो खुद ही सामान लेकर आए। मैं जानता था कि मैं बहुत कर्ज में डूब जाऊंगा, लेकिन मैं क्या करता। बहन की शादी करना मेरी जिम्मेदारी थी और मेरी इज्जत का भी सवाल था। शादी की खुशियों में मैं इतना मगन हो गया था कि अब गुस्सा भी महसूस नहीं हो रहा था। गुस्सा भी कभी कभी एक गर्म एहसास होता है, लेकिन उस समय मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ एक पक्का सुकून था। उधर मेरी पत्नी घर आने के बजाय अपने मायके चली गई थी। मैंने उसे फ़ोन किया और पूछा, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ, तुम्हारा फ़ोन नहीं लग रहा। उषा ने कहा, आप वहाँ सब कुछ संभालिए, मैं अभी आ रही हूँ। मेहमान आ गए क्या? मैंने कहा कि हाँ, मेहमान आ गए हैं और सब तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। आ जाओ और हल्दी की रस्म को जल्दी से अंजाम दो। कल सुबह जल्दी उठना है। शादी की तैयारी बहुत सारी रह गई है। उषा ने कहा कि ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए, ऊपर वाले ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपने ठीक से देख लिया सारे मेहमान आ गए हैं ना? मैंने कहा कि हाँ, कुछ आ गए हैं और कुछ रह गए हैं। जो रह गए हैं वो भी थोड़ी बहुत देर में आ जाएंगे। तुम आ जाओ। उसने कहा ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। हल्दी की रस्म के लिए काफ़ी सारे मेहमान जमा हो गए थे। लगभग सभी मेहमान आ गए थे। शिवानगी आज बहुत खुश नज़र आ रही थी। उसने अपनी पसंद का हल्दी वाला ड्रेस पहना हुआ था। मेरी पत्नी भी आ गई और जल्दी से अपने कमरे में जाकर तैयार हो गई। आज भी मेहमानों के लिए खाने का इंतज़ाम होना था, क्योंकि हमारे ज़्यादातर बाहर के रिश्तेदार थे और वो आज आ गए थे। उन सबको शादी के 3 दिन बाद हमारे घर से रवाना होना था। जब बाहर के मेहमान घर में रुकते हैं तो उनके रहने का इंतज़ाम और खाने पीने का सारा इंतज़ाम अच्छा होना चाहिए। मेरी पत्नी ने कहा था कि मैं सब ठीक तरीके से कर लूँगी, आप परेशान मत होइए। मैं अब उसे कैसे बताता कि मैं परेशान तो था, घर में भी ज़्यादा राशन मौजूद नहीं था। मैंने सोच लिया था ऊपर वाला मेरा साथ ज़रूर देगा। उषा जब तैयार होकर आई तो माँ जी ने उससे कहा, आज का खाना तुमने बनाया है या बावर्ची से बनवाया है? उषा ने जवाब दिया, माँ जी आप तो जानती हैं कि कई तरह का खाना बनाना जानती हूँ। मैं चाहती तो सब लोगों के लिए खाना बना सकती थी, लेकिन क्या करूँ, आज तो आपके भी बहुत सारे रिश्तेदार आए हुए हैं। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारी बहुत बेइज्जती होने वाली है। माँ जी ने चौंक कर उषा की तरफ देखा और कहा, बेइज्जती? कैसी बेइज्जती? उषा ने कहा, यही कि घर में इतना राशन नहीं है कि आज के मेहमानों के लिए खाने का बंदोबस्त हो पाता, और जो सामान हर शादी में बनने वाले खाने के लिए लेकर आए थे, वो सारा सामान आपने मुकुल के घर पहुंचा दिया। अब क्या होगा? कल के लिए तो जैसे तैसे हर्ष ने खाने का बंदोबस्त कर लिया, क्योंकि कल बारात भी आएगी, मगर आज भी घर में सारे मेहमान मौजूद हैं और सबसे ज़्यादा रिश्तेदार आपके हैं। पड़ोसी भी आपकी बड़ी तारीफ करते हैं। आज अगर उन लोगों को खाना ना मिला तो क्या होगा? मुझे तो फिक्र सताई जा रही है। माँ जी चिल्लाईं और कहने लगीं, पागल हो गई है क्या? ये क्या बकवास कर रही है? तूने खाना नहीं बनाया
और इतने अच्छे से तैयार होकर और इतनी आराम से ये बात कह रही है कि मेहमानों के लिए खाना नहीं बना। थोड़ी देर बाद हल्दी की रस्म शुरू हो जाएगी। इस पूरी शाम को मेरी पत्नी एक खौफनाक खामोशी में बदलने वाली थी, लेकिन माँ जी के पसीने छूट गए थे। जब शादी के मेहमानों की लिस्ट बन रही थी, तो माँ जी ने पहले ही मुझे कहा था कि मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं। वैसे भी मुकुल की शादी में तो तुम्हारे पिताजी जिंदा थे। उन्होंने मेरे रिश्तेदारों को नहीं बुलाया था, लेकिन मैं अब अपने रिश्तेदारों को बुलाना चाहती हूँ। उन्होंने लगभग 150 लोग लिस्ट में ऐड करवाए थे, जो शादी में ही नहीं बल्कि शादी से एक दिन पहले से ही इनवाइट थे। और वो सारे मेहमान आज वहाँ मौजूद थे। मैंने आज के लिए भी बावर्ची का इंतज़ाम किया था, लेकिन ऊषा ने मना कर दिया था। उसने कहा था कि आप बावर्ची से शादी के खाने की लिस्ट में ही एक दिन पहले के खाने का राशन भी ऐड करवा लेना। मैं पड़ोसन शीतल आंटी के साथ मिलकर खाना बना लूँगी। शीतल भाभी वैसे भी होममेड कुक थी, जो अपने घर से खाना बनाकर ऑनलाइन खाना बेचती थी। मैंने भी सोचा कि इसमें कम पैसे लगेंगे, लेकिन अब तो राशन ही नहीं था। मैंने उषा से इस बारे में बात की थी कि हम शादी से एक दिन पहले वाले फंक्शन में क्या करेंगे, मेहमानों को क्या खिलाएंगे। उसने कहा था कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं सारा इंतज़ाम कर लूँगी। यही वजह थी कि मैंने आज के दिन का प्रोग्राम अपनी पत्नी की जिम्मेदारी पर छोड़ दिया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उधर माँ जी और उषा में बहस छिड़ी हुई थी। माँ जी आज बहुत सज धज कर आई थी। उन्होंने अपने रिश्तेदारों को बताया था कि मैं अपने मुकुल और इन दोनों बच्चों में कोई भेदभाव नहीं करती। मैंने इन दोनों बच्चों की परवरिश बड़े प्यार से की है। वो सबसे झूठ बोल रही थी। उन्होंने मेहमानों के सामने भी बड़ी बड़ी तारीफें की थी और कहा था कि मेरे बेटे मुकुल ने भी इस शादी में पैसा लगाया है और मेरी बहू अनुष्का ने भी आज के खाने का अच्छा इंतजाम किया है। अब जब खाना ही तैयार नहीं था, तो उनके होश उड़ रहे थे कि वो मेहमानों को क्या जवाब देंगी। वो उषा से बहस कर रही थी कि तूने खाने का इंतजाम क्यों नहीं किया। उषा ने कहा, आपने ही तो अपने बेटे के घर सारा सामान पहुंचा दिया। जाइए और जाकर लेकर आइए। आपको फिक्र करनी चाहिए थी। मेरा पति इंसान है, कोई एटीएम मशीन नहीं है जो पैसे निकालता रहे। उन्होंने घबराते हुए कहा, मैंने थोड़ा सा सामान वहां भिजवाया है, बाकी सारा सामान तो स्टोर रूम में ही रखा हुआ है। उषा ने कहा कि नहीं, आप झूठ बोल रही हैं, वहां कुछ भी नहीं है। उन दोनों की ये बहस तब हो रही थी जब वो किचन में थी। तभी दरवाजे पर माँ जी की बहन आई, जो दिल्ली से आई थी। उन्होंने कहा, अरे कोकिला, तेरे किचन से खाने की खुशबू क्यों नहीं आ रही। ये सुनते ही माँ जी का चेहरा उतर गया। तभी मैंने आवाज लगाई, अरे उषा, कहाँ हो, हल्दी की रस्म शुरू करो। माँ जी की घबराहट अब और बढ़ गई थी। उन्होंने मेहमानों के सामने उम्मीद से भी बढ़कर तारीफें कर दी थी और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो मेहमानों का सामना कैसे करेंगी। उनके होठों पर मुस्कुराहट जम गई थी। उन्होंने मेरी पत्नी की तरफ पलटकर देखा और बड़ी मुश्किल से उषा से कहा, उषा बहू, खाना कहाँ है? सारे मेहमान आ गए हैं। क्योंकि दरवाजे पर उनकी बहन खड़ी हुई थी। उनको दिखाने के लिए उन्हें कुछ न कुछ तो बोलना ही था। उषा ने कोई जवाब नहीं दिया और बाहर निकल आई। हल्दी की रस्म पूरी हो गई। सारे मेहमान खाने का इंतजार करने लगे और माँ जी से कहने लगे कि खाने का क्या इंतजाम है। उन्होंने जल्दी से बात बनाने के लिए उषा की तरफ देखा और कहा, उषा खड़ी क्या हो, खाना क्यों नहीं लगा रही। वो सारी गलती उषा पर डाल देना चाहती थी। इधर मैं भी उषा को देख रहा था कि अभी तक उसने खाने का इंतजाम क्यों नहीं किया। उषा के होठ हिले, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ तो गड़बड़ है। एक और रिश्तेदार ने नाक सिकोड़कर कहा, खाना तो कहीं भी बनता हुआ नजर नहीं आया। आपने कुछ बनाया भी है या हमारे साथ कोई मजाक किया है। माँ जी ये सुनकर भड़क गईं। उन्होंने सीधे मेरी तरफ उंगली उठाई और कहा, मैं तुमसे पूछ रही हूँ हर्ष, ये सब क्या नाटक है। तुम्हारी पत्नी खाना क्यों नहीं लेकर आ रही। वो मेरी नज़रों में मेरी पत्नी को गलत साबित करने की कोशिश कर रही थी। मैं उषा के करीब गया और कहने लगा, उषा, ये क्या मजाक है। क्या तुम मेरी नाक कटवाना चाहती हो। मैंने तुम्हें खाने की जिम्मेदारी दी थी, कहाँ है खाना। उषा ने कहा, आप देखते जाइए आज मैं क्या करती हूँ। मैंने कहा, उषा, अब बस भी करो, जो भी बातें हैं बाद में करेंगे। अभी मेहमान बैठे हैं, प्लीज़ किचन में चलो। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेहमानों के लिए कुछ खाने का बंदोबस्त तो करो। उषा ने मेरा हाथ छुड़ाया और कहा, आप मुझसे विनती क्यों कर रहे हैं। मैं खामोश हो गया। उषा की आवाज़ नीची नहीं थी, लेकिन पास खड़े लोग सुन सकते थे। शिवानगी भी हैरानी से हमें देख रही थी। उसकी सहेलियां भी आई हुई थी और उन्हें भी खाना खाने के बाद अपने घर जाना था। उसने कहा, भैया भाभी, कोई बात हुई है क्या। अनुष्का बीच में बोली, अरे नहीं, कोई बात नहीं है। भाभी को वैसे भी छोटी छोटी बातों पर नाराज होने की आदत है। अनुष्का नहीं जानती थी कि आखिर आज उषा ने क्या जाल बुना है।
मैंने फिर से कहा, उषा प्लीज खाने का इंतजाम करो, ये तुमने क्या बचपना लगाया हुआ है। अनुष्का फिर से बोली, भाभी आप बड़ी बहू हैं और वैसे भी भैया ने सारी जिम्मेदारी आपके हवाले कर दी थी ना, क्या हुआ, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाई। तब उषा तेज आवाज में बोली, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए तैयार थी, लेकिन मेरा सामान तुम्हारे घर पर है। मेरे पति की मेहनत की कमाई का सामान जो उन्होंने अपनी बहन की शादी के लिए लाकर रखा था, वो सारा सामान तुम्हारी सास ने तुम्हारे घर पहुंचा दिया। मेरे पति का पैसा फालतू नहीं है, वो बार बार सामान लाने की जिम्मेदार नहीं है। ये सुनना था कि अनुष्का का चेहरा फीका पड़ गया। माँ जी के चेहरे पर भी पसीना आने लगा था। मैं उषा के करीब गया, मैंने पूछा, प्लीज तुम जानबूझकर मेरी बेइज्जती करवा रही हो, ये समय इन सारी बातों का नहीं है। उषा ने हाथ उठाकर कहा, बस कीजिए, आप कब तक अपनी सौतेली माँ और उनके बेटे के हाथों कब तक बर्बाद होते रहेंगे। अरे हमारे घर का आधा से ज्यादा सामान माँ जी मुकुल के घर पहुंचा देती है। वहां मौजूद सारे लोग खामोशी से ये सब सुन रहे थे। शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आज उषा इस तरह से मेहमानों के बीच भड़क जाएगी। मुकुल ने जल्दी से अपनी माँ को खींचा और धीरे से कहा, माँ ये भाभी क्या कह रही हैं। उन्होंने उसका हाथ झटक दिया और कहने लगी, तू खामोश रह। फिर माँ जी ने मेरी तरफ देखा और कहा, हर्ष कि अपनी पत्नी से बेइज्जत करवाने के लिए तुमने यहाँ मुझे और मेरे मेहमानों को बुलाया है। मैं खामोश रहा। मैंने घूर कर उषा की तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में घबराहट नहीं थी। मुझे अब समझ आ गया था कि अब वो औरत नहीं रही जो आंसू पीकर चुपचाप किचन में चली जाती थी। उसने मेरी सौतेली माँ के बहुत ताने सुने थे, उनकी बहुत गलत हरकतों को बर्दाश्त किया था। वो चाहती तो बहुत पहले आवाज़ उठा सकती थी, लेकिन हमेशा मेरी खातिर खामोश रहती थी। उषा धीरे धीरे चलते हुए लिविंग रूम की तरफ गई। सब लोग खामोशी से उसे देख रहे थे। माँ जी, मुकुल और अनुष्का बेचैन होने लगे थे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि आज उषा ज़रूर कुछ ऐसा करेगी जिससे उनकी खूब बेइज्जती होने वाली है। उषा मुझे भी घूर रही थी। फिर उसने एक नज़र वहाँ मौजूद सभी लोगों पर डाली और एक एक शब्द साफ कहा, आज आप सब यहाँ खाना खाने आए हैं, लेकिन शायद आप लोगों को एक बात नहीं पता। मुकुल जोर से चिल्लाया, भाभी खामोश हो जाओ, रिश्तेदारों के सामने बकवास मत करो, घर की बात घर में ही रहने दो। तुम्हें किसने हक दिया कि तुम हमारी बेइज्जती करो। उषा ने उसे देखा और कहा, बस बहुत हो चुका है तुम लोगों का। जब तुम्हारी माँ मेरे घर का सामान ले जाकर तुम्हें देती है, तब तो तुम बड़े मजे से अपने भाई की कमाई दोनों हाथों से लुटाते हो। सारा बोझ तुम लोगों ने मेरे पति के कंधों पर डाल रखा है। दुनिया को यही लगता है कि सौतेला बेटा है, माँ का ज्यादा ख्याल नहीं रखता होगा, लेकिन तुम लोगों को क्या पता कि इस इंसान की अपनी माँ इस दुनिया में नहीं है। सौतेली माँ के लिए इतना सब कुछ करता है तो सगी माँ के लिए क्या कुछ नहीं करता। आज मैं सब लोगों को सच दिखाना चाहती हूँ। शिवानगी, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारी शादी का फंक्शन ख़राब नहीं करना चाहती थी, इसलिए ये सारी सच्चाई आज ही सबके सामने खोल रही हूँ। मेरा पति अपनी बहन की शादी के लिए 70,000 रुपए का राशन घर में लेकर आया था, लेकिन मेरी सास ने वो सब बर्बाद कर दिया। ये सुनते ही कमरे में हलचल मच गई। माँ जी के रिश्तेदार बोली, बर्बाद कर दिया मतलब? उषा ने मुकुल की तरफ देखा और कहा, उन्होंने सारा सामान भरकर सुबह की धीमी रोशनी में हम लोगों के उठने से पहले ही सारा सामान अपने लाडले बेटे के घर पहुंचा दिया, ताकि वो और उसका परिवार आराम से बैठकर खा सके। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरा पति कितनी मेहनत से कमाई करता है। चलो उसे भी छोड़ो, आखिरकार वो इनका सौतेला बेटा है और माँ जी तो हमारे घर का हर सामान ही ले जाकर मुकुल के घर पहुंचा देती है। यहाँ तक कि घर में पैसे भी नहीं छोड़ती। उन्हें मुकुल की बहुत फिक्र होती है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज बात शिवानगी की थी। बेटी की शादी में कितने पैसे खर्च होते हैं, ये बात तो आप लोग जानते हैं। बेटी की शादी करना कोई आसान बात नहीं होती। मेरे पति ने पाई पाई जोड़कर अपनी बहन की शादी के खाने का बंदोबस्त किया था। सिर्फ खाना ही नहीं, दहेज, मेहमानों का दिन, बारात के स्वागत की तैयारी और भी न जाने कितने काम होते हैं। हर काम में पैसा खर्च होता है। उन्होंने हर्ष की किसी तरह से मदद नहीं की, बल्कि सारा सामान उठाकर बिना पूछे मुकुल के घर पहुंचा दिया। ये सुनते ही माँ जी के चेहरे का रंग गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने कड़क अंदाज में कहा, हाँ मैं ले गई थी, अपने बेटे के घर ही तो दिया है। मेरे अपने बेटे का सामान है। हर्ष मेरा बड़ा बेटा है, इसकी कमाई पर मेरा पूरा हक है। तुम इस घर की बहू हो, थोड़ा सा सामान अगर अपने देवर को दे दोगी तो तुम्हारे घर में कोई कमी नहीं आ जाएगी। उषा के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, नहीं,
हर्ष को आपने कभी अपना बेटा नहीं माना। अगर मानती तो उनकी कमाई की कदर करती। शिवांगी को अगर अपनी बेटी समझती तो उसकी शादी के कामकाज में बराबर की हिस्सेदारी होती। उसके सर पर माँ बनकर हाथ रखती, उसे आशीर्वाद देती। मगर आपको तो हमेशा सिर्फ अपने बहू और बेटे की फिक्र रहती है। आपको हम सौतेलों की फिक्र नहीं रहती। रिश्तेदार माजी और मुकुल की तरफ देखने लगे। मैं आज बिल्कुल खामोश रहा, क्योंकि आज जो ये तमाशा घर में लगा हुआ था, इसका सामना मुझे एक ना एक दिन तो करना ही था। इस बात का अंदाज़ा तो मुझे ना जाने कितने समय पहले से हो गया था। फिरूशा अलमारी की तरफ गई और उसने एक फ़ाइल निकाल कर खोली। उसमें से पहले से प्रिंट आउट किया गया बिल निकाले और एक-एक कर को सबको दिखाए कि ये मिठाइयों का बिल है, फलों के गिफ्ट का बिल है, सबकी पेमेंट मेरे पति के अकाउंट से हुई है। कुल मिलाकर मेरे पति का ज़्यादातर पैसा मुकुल और उसके परिवार पर खर्च होता है, और ये सब कुछ माँ जी उन्हें करने पर मजबूर करती हैं। मैं मानती हूँ कि किसी की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन इस महंगाई के दौर में एक गरीब इंसान अपने परिवार को देखे या फिर अपने भाई के परिवार को, आम आदमी बार बार किसी की मदद नहीं कर सकता। मुकुल कोई दूध पीता बच्चा नहीं है। मुकुल अपने परिवार के लिए खुद भी कमा सकता है। अनुष्का भी पढ़ी लिखी है। अगर उसके पति की कमाई कम है तो वो भी कुछ काम कर सकती है, और अगर खुद भी कुछ नहीं कर सकती तो कम से कम बजट में ही गुजारा कर सकती है। लेकिन नहीं, मेरी सास ने उन्हें विश्वास दिलाया हुआ है कि तुम कुछ भी मत करो, सब कुछ हर्ष करेगा। हर्ष की कमाई उन्हें इतनी ज्यादा लगती है कि वो दोनों हाथों से अपनी बहू बेटे पर लुटाती आई हैं। उन्हें कभी मेरा बेटा दिखाई नहीं देता, उन्हें हमेशा मुकुल के बच्चे नजर आते हैं। उन्होंने मेरे बेटे के हाथ से खिलौने छीनकर मुकुल के बच्चों को दे दिए। मैं आज तक खामोश रही, लेकिन अब आगे खामोश नहीं रहूंगी। अब बात बहुत आगे बढ़ गई है। अब बात बेटी की इज्जत पर आ गई है। तभी मेरे चाचा जी आगे बढ़े और उन्होंने बिल हाथ में उठाकर देखा। उनका चेहरा सीरियस हो गया। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, बेटा क्या ये सब सच है? मैंने धीमी आवाज में कहा कि जी चाचा जी, सब कुछ सच है। माँ जी ने देखा कि मामला बिगड़ रहा है तो उन्होंने जल्दी से बात बदल दी। उन्होंने कहा, ये सब झूठ है। मैंने कभी हर्ष पर दबाव नहीं डाला कि वो मुकुल के परिवार को पैसे दे या फिर उनका खर्च उठाया करे। वो ये सब कुछ अपनी खुशी से बड़ा भाई होने के नाते करता है। बताओ बेटा हर्ष, मैं सच कह रही हूँ ना? चाचा जी ने मेरी तरफ देखा। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा सच सच बताओ, क्या बात है? मैंने इशारे से कहा, मुझ पर दबाव ही बनाया जाता था। वहां मौजूद सभी लोग खामोश हो गए। फिर मेरी पत्नी ने वो वीडियो दिखाए जिसमें ये साफ दिखाई दे रहा था कि माँ सामान गाड़ी में रखवा रही थी, और मुकुल के घर के फोटो भी दिखाए जहां पर मेरा लाया गया सामान रखा हुआ था। वहां पर मौजूद पूरी महफिल कुछ लम्हों के लिए वीडियो देखकर सुन रह गई। एक आंटी बोल पड़ी कि इसने तो पूरा घर खाली कर दिया और कहती है थोड़ा सा सामान अपने बेटे को दिया है। माँ जी ने उस औरत को देखा। अब उनकी आंखों में शर्मिंदगी थी। दूसरी औरत ने कहा, बिना पूछे सामान लेना तो गलत बात है। माँ जी गुस्से में बोल पड़ी, सीसीटीवी से क्या होगा? ये मेरे पति का बेटा है। इसके घर से अगर कुछ सामान ले लिया तो इसमें क्या गलत है? उषा ने कहा कि ऐसे लोगों की सच्चाई दुनिया के सामने लाना बहुत ज़रूरी है, जो घर के अच्छे बेटे की हमेशा बुराई करते हैं, और एक ऐसा बेटा जो किसी के लिए कुछ नहीं करता, उसकी तारीफ जगह जगह करती हैं। इस औरत ने हमेशा इस बात की गवाही दी है कि इन्हें अपना सगा बेटा बहुत प्यारा है, और सौतेला बेटा चाहे कुछ भी कर ले, वो हमेशा बुरा ही रहेगा। और आज के खाने की परवाह आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को यहाँ निमंत्रण दिया गया है तो भूखा नहीं भेजा जाएगा। मैं अपने पति की बेइज्जती का रास्ता नहीं, बल्कि उनके साथ देने वाली और उनके साथ हर कदम खड़े रहने वाली पत्नी बनना चाहती हूँ। वो इस समय बहुत परेशान है। शिवानगी की शादी पर उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। खाना मैंने बाजार से ऑर्डर कर दिया है, थोड़ी देर में आता ही होगा। खाना सब लोग खाकर जाइएगा, और आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपने पति के लिए किसी तरह की कोई मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहती, बल्कि अपनी सास और देवर का असली चेहरा आप सब लोगों के सामने लेकर आना चाहती थी। थोड़ी ही देर के बाद खाना आ गया था। सब लोग मेरी तरफ इज्जत भरी नज़र से देख रहे थे। शिवानगी भी मुझे गले लगाकर रो रही थी और कहने लगी, भैया इतना सब कुछ हो गया और आपने मुझे नहीं बताया। आपने इतनी परेशानी पर भी मेरी हर खुशी के बारे में सोचा। भैया आप जैसा भाई ऊपर वाला हर बहन को दे। मैंने अपनी बहन को आशीर्वाद दिया और मुस्कुराकर मेहमानों का खाना लगाने के लिए चला गया। सारे मेहमान खाना खा तो रहे थे, खुश भी थे, खाने की तारीफ भी कर रहे थे, लेकिन फिर भी कोई भी माँ जी अनुष्का और मुकुल के साथ बात नहीं कर रहा था।
हर कोई उन्हें नफरत भरी नज़रों से देख रहा था। वो तीनों बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। उनको अंदाज़ा भी नहीं था कि आज इस तरह उनकी बेइज्जती होगी। मुझे आज अपनी पत्नी पर गुस्सा नहीं बल्कि गर्व महसूस हो रहा था। आज मेरी सौतेली माँ का लालच और धोखा सब मोहल्ले वालों और रिश्तेदारों के सामने आ गया था। अब कोई भी मुझे ये नहीं कह सकता कि इस बेटे ने कभी अपनी सौतेली माँ का साथ नहीं दिया, कभी सौतेले भाई का साथ नहीं दिया, कभी उसके परिवार के बारे में नहीं सोचा, बल्कि अब दुनिया वाले उन लोगों को ही बुरा कह रहे थे। माँ जी शर्मिंदा तो ज़रूर थी, लेकिन अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थी। शायद जो लोग अपनी गलतियों को छुपाने के लिए डांट का इस्तेमाल करने के आदी हो जाते हैं, उनके लिए खामोश रहना मानने से भी ज़्यादा खौफनाक हो जाता है। सब लोगों ने पेट भरकर खाना खाया था। माँ जी के रिश्तेदारों ने भी उनको काफ़ी सारी खरी खोटी बातें सुनाई थी और सब मेहमानों ने न्योते के तौर पर मुझे लिफाफे दिए थे और कुछ रिश्तेदारों ने तो अलग से भी पैसे दिए थे। मैं उन लोगों से इस तरह की मदद नहीं लेना चाहता था। मैंने सबसे इनकार किया था, लेकिन हर किसी का कहना था कि ये सब कुछ हम तुम्हारे लिए नहीं बल्कि बेटी की शादी के लिए कर रहे हैं। बेटी की शादी अच्छे से हो जाए, बस हम यही चाहते हैं। माँ जी सबके जाने के बाद मेरे पास आई और कहने लगी, आज तुमने और तुम्हारी पत्नी ने सारे रिश्तेदारों के सामने मेरी बहुत बेइज्जती की है। मैंने कहा, माँ जी, आपने भी तो मेरी इज्जत का ख्याल नहीं किया। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मैं नहीं चाहता कि बातों बातों में मैं कुछ ऐसा बोल दूं जिससे आपको लगे कि मैं आपकी बेइज्जती कर रहा हूं। इतना कहकर मैं आगे बढ़ गया। सारे मेहमान खाना खाकर खुशी खुशी हमारे घर से विदा हुए थे और अगले दिन उन्हें मैरिज हॉल पहुंचना था। जब मैं कमरे में गया तो मैंने उषा से पूछा, आज तुमने बहुत हिम्मत दिखाई, आज तुमने सालों का सब्र तोड़ दिया। उसने कहा, मुझे आपकी हमेशा फिक्र रहती थी। जो लोग हमारी परवाह नहीं करते, हमें भी अब उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा, तुम ठीक कहती हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगले दिन मेरी बहन की बारात खूब धूमधाम से आई। ऊपर वाले ने मेरी इज्जत रख ली और शादी में किसी तरह की कोई कमी नहीं रही। माँ, मुकुल और अनुष्का सब लोग वहाँ मौजूद थे। अगर वो लोग नहीं आते तब भी लोग उन पर उंगली उठाते, इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए वो लोग वहाँ पर मौजूद थे। मगर आज मैंने देखा था कि उन सब के चेहरे पर शर्मिंदगी थी। मेरी बहन की शादी ढेर सारी खुशियाँ और आशीर्वाद के साथ संपन्न हुई और वो खुशी खुशी विदा हो गई। सब लोग मेरी शराफत की तारीफ कर रहे थे। माँ जी और मुकुल को अब पक्का यकीन हो गया था कि मैं और मेरी पत्नी उन लोगों से कोई मतलब नहीं रखेंगे। अगर ऐसा हो जाता तो उन लोगों का बहुत बड़ा नुकसान था। माँ जी मेरे करीब आईं और मुझसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी। मुकुल का भी कुछ ऐसा ही हाल था। माँ जी ने कहा, हर्ष बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैं स्वार्थी हो गई थी। तुम ठीक कहते हो कि मैंने हमेशा अपने सगे बेटे को ही ज़्यादा महत्व दिया। मैंने कभी अपने बेटे को खुद कमाई करना नहीं सिखाया, कभी उसे ये नहीं सिखाया कि अपनी कमाई से ही खुश रहना चाहिए, अपनी कमाई से ही अपनी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। मैं हमेशा तुम्हारे भरोसे रही। बेटा, हमें माफ़ कर दो। उन्होंने उषा से भी माफ़ी मांगी। हम दोनों पति पत्नी ने उन्हें माफ़ कर दिया, लेकिन हमने उनसे साफ कह दिया कि अब हमारा आपके साथ सिर्फ दूर का संबंध रहेगा। अब आप हमेशा के लिए मुकुल के घर पर रहिए। अगर कभी आपका दिल चाहे तो आप मेहमान बनकर हमारे घर आ सकती हैं। हम खुलकर इज्जत करेंगे, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए हम आपको अब और नहीं रख सकते। मैंने भी अब माँ जी से साफ साफ कह दिया था कि अब मैं अपने परिवार को देखना चाहता हूँ। मैं अब दूसरों की जिम्मेदारियों में बंधकर नहीं रहना चाहता। मैं कभी आवाज़ नहीं उठा पाता। मेरी पत्नी ने सच्चाई लोगों को दिखाई थी कि लोग भोले भाले लोगों के साथ किस तरह से पेश आते हैं और उनकी शराफत का किस तरह से फ़ायदा उठाते हैं। आज भी मैं और मेरी पत्नी माँ जी की इज्जत करते हैं। मैं मुकुल को अपना भाई समझता हूँ, मगर अब पहले जैसी बात नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि मुकुल अब जिम्मेदार हो रहा है। अब वो मेरे पैसों पर नहीं पलता, बल्कि मेहनत करना जान गया है। माँ जी हमसे दूर हैं, लेकिन अब हमारी कदर करती हैं। शिवानगी भी अपनी ससुराल में खुश है। कभी कभी माँ जी भी उसे और उसके पति को मुकुल के यहाँ खाने पर इनवाइट कर लेती हैं। मुझे बहुत खुशी होती है ये देखकर कि मेरे पति के एक कदम उठाने से माँ जी की सोच कितनी बदल गई। रिश्ते निभाना हमारी जिम्मेदारी हो सकती है, लेकिन अपनी अच्छाई की कीमत पर खुद को और अपने परिवार को तकलीफ देना ज़रूरी नहीं। किसी की मदद ज़रूर करें, मगर इतनी भी नहीं कि सामने वाला आपकी मजबूरी को अपना अधिकार समझने लगे। सम्मान वहीं तक खूबसूरत है जहां दोनों तरफ से उसकी कद्र हो। आप बताइए, अगर आप हर्ष की जगह होते और आपकी मेहनत की कमाई से खरीदा सामान आपकी बिना इजाज़त किसी और को दे दिया जाता, तो क्या आप चुप रहते या उसी समय इसका विरोध करते?
अपना जवाब कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।